गुड इवनिंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमारी जो ये एजो गुरुकुल चैनल पे सोशियोलॉजी पेपर 2 की सीरीज चल रही है, उसका लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड एम श्रीनिवास। तो क्लास, हमने जो लास्ट के 3-4 लेक्चर है पेपर 2 के, तो हमने उसमें देखा था इंडोलॉजी एंड द आइडियाज ऑफ जीएस गुरे। तो एक्चुअली हम इस जो लेक्चर्स हैं, जो भी ये हमारा जो ये चैप्टर है पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंडियन सोसाइटी है, एज ए सोशोलॉजिस्ट हम इसको स्टडी करना चाहते हैं। हमारे सामने एक रियलिटी है, हमारे सामने एक सपोज करो एक सोशल रियलिटी है, दैट इज कास्ट सिस्टम। तो मैं उसको स्टडी करना चाहता हूं। तो एज ए जीएस गुरे, जब जीएस गुरे एज जीएस गुरे उन्होंने कैसे स्टडी किया इसको, कास्ट सिस्टम को, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडोलॉजी। तो एक इंडोलॉजी क्या है, एक पर्सपेक्टिव है टू स्टडी सोशल रियलिटी। तो ऐसे ही एक और पर्सपेक्टिव है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो जो एक पर्सपेक्टिव है, सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, जिसके थ्रू सोशल रियलिटी को किसी भी सोसाइटी में स्टडी किया जाता है। तो इसको एम श्रीनिवास ने यूज किया था। तो आज हम ये देखेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, एम श्रीनिवास का क्या आइडिया था। लेकिन जब हम ये यूनिट करेंगे, तो आप अगर देखोगे तो जो एम श्रीनिवास के आइडियाज हैं, तो पेपर 2 के और टॉपिक्स में भी काफी ज्यादा यूज होंगे। जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में अगर आप देखोगे, एम श्रीनिवास इज आल्सो टॉक्स अबाउट सोशल चेंज। तो सोशल चेंज की जब बात करता है, सोसाइटी में सोशल चेंज की बात करता है, तो ही गेव 3 थ्योरीज: संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो उसने 3 आइडियाज पे बात की। तो अब देखोगे भी, मतलब ऑल्दो वी आर स्टडिंग इट इन द फर्स्ट चैप्टर, बट जो आइडियाज हैं एम श्रीनिवास के, वो आप और पेपर्स में भी डिस्कस कर सकते हो। मतलब और पेपर के टॉपिक्स में डिस्कस कर सकते हो। और जैसे कि जिस संस्कृताइजेशन है, तो मैंने, अगर आपने आर के मर्टन की मेरा जो थ्योरी थी उसमें देखा होगा, जब मैं रेफरेंस ग्रुप की बात करता हूं, तो संस्कृताइजेशन की मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो एग्जांपल भी दी थी। तो उसके अलावा आप जब द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज की बात कर रहे हो, तो आपको ये पता होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा सोशियोलॉजी आप बिल्कुल ही अनजान होगे, तो आपको पता होगा भी एज ए सोशियोलॉजिस्ट एम श्रीनिवास ने जो इंडियन सोशियोलॉजिकल फील्ड में विलेज स्टडी का आइडिया को फ्लॉट किया था। इसके आइडियाज को क्या किया था, जो विलेज स्टडी का आइडिया था उसको इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो विलेज स्टडी, तो आप देखोगे, ये देखिए आप आपका सेकंड में इसमें भी आपकी इसमें रेलेवेंस है। उसके बाद अगर आप देखोगे विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, तो सोशल चेंज की देखिए जहां पे भी बात हो रही है, तो जहां पे भी ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंज, तो इसमें भी आप संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखोगे कास्ट सिस्टम एक ये है, पर्सपेक्टिव्स ऑन स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम, जीएस गोरे का हमने डिस्कस किया, तो एम श्रीनिवास का। तो मतलब एक मेरा क्या आइडिया होता है भी, मैं आपको एक टॉपिक करवाऊं, लेकिन साथ साथ जो और टॉपिक्स भी उनके साथ कवर हो सकते हैं, उनको साथ के साथ कवर करें हम। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम अब शुरू करते हैं। तो एम एस श्रीनिवास का आइडिया को शुरू करने से पहले, एम एस श्रीनिवास ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को कैसे यूज किया, वो शुरू करने से पहले हमारे लिए बेसिक चीज है भी हम समझें बट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो हमें समझना है पहले स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है। तो लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करोगे, तो तो जहां पे भी एक चीज होती है, पहले तो हम समझेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है। बट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो आप अगर देखोगे जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था, उसके 2 स्कूल्स थे। मतलब 2 तरह के सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था एज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म फ्रेमवर्क के थ्रू सोसाइटी को। तो एक था ब्रिटिश स्कूल,
और एक था अमेरिकन स्कूल। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था और ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो ब्रिटिश स्कूल था उनका स्ट्रक्चरल फंक्शन किस किसने किया था? मालिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन, जिनके स्टूडेंट थे एम एन श्रीनिवास। तो अब आपको अब इसके आगे क्वेश्चन क्या आता है, मालिनोस्की ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे क्या बोला और रेडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे क्या बोला, और दोनों में डिफरेंस क्या है? तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, भी जो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था और जो ब्रिटिशर सोशियोलॉजिस्ट थे उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था, वो दोनों कैसे डिफरेंट थे? आई होप आई एम गिविंग यू सम आइडियाज टू थिंक। मतलब कुछ थॉट प्रोसेस को आपको मैं वो कर रहा हूँ, मतलब आपकी थॉट प्रोसेस को एक लाइन पे लेके जा रहा हूँ भी आपको कैसे पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये मैं नोट्स दिए हुए हैं सारे, आपको पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं अब आपको ये नोट सिर्फ आपकी पढ़ने के लिए इजी हो सके इसलिए मैंने आपको दिए हैं। लेकिन अब मैं समझाता हूँ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन सिंपल वर्ड्स। तो जो मालिनस्की थे तो उन्होंने क्या किया, एक ट्राइब के साथ रहने लगे। तो वहां पे जाके उन्होंने उस ट्राइब को स्टडी किया। ट्राइब के साथ रहे तो उन्होंने देखा, उन्हें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी दी। उनका कहने का क्या मतलब था भी हर एक सोसाइटी में कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, हर एक सोसाइटी में कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो मालिनस्की जब उस ट्राइब के साथ रह रहे थे तो मालिनस्की ने देखा भी जो रिलीजन एक सोशल स्ट्रक्चर है, एज ए सोशल स्ट्रक्चर उसका एक सोसाइटी में फंक्शन है। तो वो सोसाइटी में फंक्शन क्या है, वो जो इंडिविजुअल की इमोशनल नीड्स, इंडिविजुअल की इमोशनल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उनको फुलफिल करती है। तो मालिनस्की का ये आइडिया था। तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया भी जब जो ट्राइब के लोग थे वो समंदर में जाते थे मछली पकड़ने, तो पहले वो एक रिचुअल करते थे, रिलीजियस रिचुअल। तो रिलीजियस रिचुअल से उसका क्या होता था भी उनको जो एक साइकोलॉजिकल उनका फियर होता था, जो उनका साइकोलॉजिकल डर होता था भी समुद्र में अगर तूफान आ गया क्या करेंगे, तो उससे वो जो उस फियर को, वो साइकोलॉजिकल फियर को आउटकम भी ओवर उससे ऊपर उठ जाते थे वो। तो ये मालिनस्की का आइडिया था। तो मालिनस्की ने कहा भी जो सोसाइटी में फंक्शन जो है, जो सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर्स है, उनका फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल की इमोशनल नीड, साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है स्ट्रक्चरल फंक्शनिंग में फैमिली का क्या रोल है। तो अब नेक्स्ट चीज समझते हैं हम। नेक्स्ट चीज को हमने समझना है। तो अब रेडक्लिफ ब्राउन आए। तो रेडक्लिफ ब्राउन कहते, मैं एग्री करता हूँ जो मालिनस्की जी ने कहा। मालिनस्की जी ने कहा भी सोसाइटी में कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनका हर एक स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म करती है। बट जहां पे मालिनस्की क्या कह रहा था भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स, बट रेडक्लिफ ब्राउन जी क्या कहते, वो कहते सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन इंडिविजुअल को नहीं ध्यान देते, इनका क्या है जो ओवरऑल सोसाइटी की स्टेबिलिटी को देखते हैं। इनके लिए जो स्ट्रक्चर, जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं ताकि जो सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। इसको आप ह्यूमन बॉडी से भी कर सकते हो। जैसे ह्यूमन बॉडी में सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका रोल क्या है भी पूरी बॉडी हेल्दी रहे, पूरी बॉडी एज ए कंप्लीट। और कौन सा ऑर्गन क्या काम कर रहा है वो नहीं पता, बट एज ए एट द एंड ऑफ द पूरी बॉडी हेल्दी चाहिए। वैसे ही सोसाइटी की स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यही आइडियाज मैंने लिखे हुए हैं। तो आई होप आपको अगर क्वेश्चन आता है विद डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्योरीज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ एम एन
इसका रेडक्लिफ ब्राउन एंड मालिनस की, तो आप ये लिख पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, तो ब्रिटिशर सोशियोलॉजिस्ट थे, तो अब अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने कैसे क्या डिफरेंस था? तो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यूज किया था वो कौन थे? तालकोट पार्सन्स। तो आप इनका पहला डिफरेंस था, क्योंकि ये देखिए जो तालकोट पार्सन ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का फ्रेमवर्क लगाया था थ्रू द मॉडल ऑफ AGIL, वो कौन किस पे लगाया था? मॉडर्न सोसाइटी पे, एक जो मॉडर्न सोसाइटी, बड़ी सोसाइटी पे। लेकिन जो मालिनस की रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के फ्रेमवर्क को यूज कर रहे थे वो स्मॉल सोसाइटीज, ट्राइबल सोसाइटीज पे यूज कर रहे थे। और उसके अलावा जो तालकोट पार्सन थे इन्होंने अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को यूज किया था, मोर अब्स्ट्रैक्शन थी, अडेप्ट मतलब बड़ी बड़ी टर्म्स, बड़ी बड़ी इसको बोलते हैं जो मतलब जो सोशल रियलिटी से एक थ्रेटिकल आपने एक टर्म्स नहीं आपने कर दी, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन, वे अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं। तो इसने ज़्यादा अब्स्ट्रैक्शन यूज की थी, जो टर्म्स यूज की थी अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, मतलब एक उसको दिखाने के लिए। तो ये दो मेन डिफरेंस हैं। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और ब्रिटिशर स्कूल। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पीपीटी में आपको दे दूंगा, इसमें पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें मैंने नहीं बताई हुई तो इसके नोट्स बना लीजिएगा पीपीटी पे। तो अभी जो MN श्रीनिवास था तो उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा, कोर्स को स्टडी किया, जो स्टडी कोर्स एंड माइजोर। तो MN श्रीनिवास से पहले जो विलियम वाइजर थे उन्होंने जजमानी सिस्टम को स्टडी किया, उसका देखा फंक्शनल फ्रेमवर्क, क्योंकि जो फंक्शनलिस्ट है ना हर एक स्ट्रक्चर के फंक्शन देखते हैं भी, कैसे कोई भी सोशल स्ट्रक्चर है भी उसके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे सोसाइटी में एक फंक्शनल रोल प्ले कर रही है। तो इसी का जिस सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, जो डिसफंक्शन नहीं देखती, मतलब कास्ट सिस्टम की देखेगी फंक्शन क्या है, मतलब ये अच्छा जी डिवीजन ऑफ लेबर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन इसके डिसफंक्शन भी हैं वो नहीं देखेगी, तो ये क्रिटिसिज्म भी है। तो वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ भी आपके जो आइडियाज दिमाग में कंसोलिडेट हो जाएं। तो विलियम वाइजर ने भी कहते स्ट्रक्चरल जो फंक्शनलिज्म का फ्रेमवर्क था वो यूज किया था, लेकिन उनका जो था वो एक स्ट्रक्चर पे था। लेकिन MN श्रीनिवास का कैसे डिफरेंट था? MN श्रीनिवास ने क्या किया, पूरी होल सोसाइटी पे इसको स्टडी किया। तो ये हम देखेंगे। अब इस जो सोशोलॉजिकल जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव हैं, तो इसका मेजर प्रीमाइसेस क्या है? इट एम्स एट स्टडिंग द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर वर्किंग इन ए सोसाइटी इन ए होलिस्टिक मैनर। तो क्या सोशल इंस्टीट्यूशन है, उनका रिलेशनशिप क्या है और कैसे वर्क कर रहे हैं, उसको हॉलिस्टिक मैनर में ये स्टडी करेगा। फॉर एग्जाम्पल MN श्रीनिवास इन हिज स्टडी ऑफ कुर्ग ऑफ माइजोर नॉट ओनली गिवन एंथ्रोपोलॉजिकल account of Kurk society but also developed a holistic picture of solidarity among the Kurks in terms of their customs, beliefs, religion, family. More importantly, existing socio-political framework was taken into account through a field view. तो अगर आपने देखा होगा जब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो फ्रेमवर्क था इंडियन सोसाइटी में आने से पहले इंडोलॉजी को यूज किया जाता था GS कुरे द्वारा। तो इंडोलॉजिस्ट क्या थे? बंद कमरे में बैठते थे, किताबें निकालते थे, पढ़ते थे और सोसाइटी की रियलिटी दे देते थे। एक्चुअली में ग्राउंड पे क्या है वो नहीं पता। तो MN श्रीनिवास ने जो आइडिया था वो एक किया था भी आपको जो एक्चुअल रियलिटी को देखना है, एक्चुअल सोशल रियलिटी क्या है, आप गांव में जाइए, गांव में जाके रहिए लोगों के साथ, तब आपको एक हॉलिस्टिक जो सोशल रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, एक इंडियन सोशोलॉजी को आप डेवलप कर सकते हो। तो ऐसा ही MN श्रीनिवास ने जब कुर्क्स ऑफ माइजोर को स्टडी किया था, ये आपका UPSC में भी क्वेश्चन आया था, जब ये हम पूरा MN श्रीनिवास का पूरा जो 3 लेक्चर मैंने इसको डिवाइड किया है, तो जब हम कर लेंगे एंड में मैं सारे आपको वो ईयर वाइज क्वेश्चन दे दूंगा। तो इन्होंने वो पूरा जो था इसको हॉलिस्टिकली कवर किया है। This perspective attempt to develop an interpretation of particular social phenomena in functional terms within a larger social context. तो particular social phenomena है, larger social context में क्या functional role play कर रहा है,
तो उसको जो पर्सपेक्टिव स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज ऑन फैमिली इन इंडिया एम्फेसाइज अपॉन द अंडरस्टैंडिंग इज सिग्निफिकेंस इन इंडियन सोसाइटी rather than simply studying it as a type of family। तो के एम कपाड़िया कार्वे ने स्टडी किया था भी जो फैमिली है, सिंपल ऐसे नहीं फैमिली स्टडी करना भी ठीक है जी न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, अर्बन सेंटर्स में हमारी न्यूक्लियर फैमिली है और गाँव में हमारी जॉइंट फैमिली है, नहीं, उसको लार्जर पर्सपेक्टिव देखो। अभी जॉइंट फैमिली का क्या रोल है, न्यूक्लियर फैमिली का क्या रोल है, तो लार्जर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। Structural functional perspective in India took into account actual structural cleavage and social differentiation in society. This made sociological understanding more empirical and contextual, and this function was seen not only in cultural angle but within changing structural context। तो मतलब इसमें क्या है भी सोसाइटी को वो जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो सोशल डिफरेंशिएशन है, तो उसको मोर एम्पिरिकल वे से कर रहा है। ऐसा नहीं है मतलब बुक से बड़ा बोल दिया। तो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमने देखा कास्ट सिस्टम, तो इंडिया में क्या बोलते हैं भी कास्ट सिस्टम क्या है, एक रिजिड सिस्टम है। एक बार जो कास्ट में जो पैदा हो गया वो वहीं पे है, तो उसके हिसाब से जो रिलीजियस बुक्स में जो वो दे दिए हैं, मतलब जो भी अनाउंस कर दिया है कि ये आपके प्रिविलेजेस हैं, ये डिसेबिलिटीज़ हैं, वो रहेंगी। लेकिन जब एम.एन. श्रीनिवास ने ऑन ग्राउंड विलेज स्टडी की, तब उसने एक फिनोमेना दिया था संस्कृताइजेशन, जिसमें क्या कर रहे हैं कुछ कास्ट अपर कास्ट की जो हैबिट्स को इमिटेट कर रहे हैं। बाय द वे संस्कृताइजेशन जो एज ए आइडिया, मैं एक लेक्चर उसको पूरा दिया है, संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन को एक लेक्चर है पूरा उस पर, बट थोड़ा थोड़ा क्योंकि समझाना है आपको। तो उसने देखा भी जो कुछ लोअर कास्ट के लोग हैं, तो वो अपर कास्ट की जो हैबिट्स है उसको इमिटेट करके कैसे जो कास्ट हायरार्की में जो हाईएस्ट मतलब जो एक रैंक अपर रैंक अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोर एम्पिरिकल, और मतलब देख रहे हो तो इससे आप जो एक कास्ट में जो एक स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है वो कैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्टडी कर पा रहा है। दिस पर्सपेक्टिव आल्सो एम्फेसाइज्ड अपॉन कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वेरियस वेरिएशन एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑन वाइडर सोसाइटी। तो कंपैरेटिव मेथड भी यूज करता है, डिफरेंट स्टडीज को कंपेयर करता है। इनिशियली स्ट्रक्चरल फंक्शन इज कंफाइंड विद एन एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू, पर उसके बाद इसको और पहले तो क्या था एंथ्रोपोलॉजी वाले यूज करते थे जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन, मालिनस्की, बट बाद में उसको धीरे धीरे और भी लोग यूज करने लगे जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास। तो ये चीजें हैं कुछ, तो उसकी लिमिटेशन भी है। तो मैंने बताया था कैसे ये कन्फ्लिक्ट को इग्नोर कर देता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो डिसफंक्शन है उसको नहीं स्टडी करेगा। स्टेटस कोस्ट, तो ये ज़्यादातर स्टेटस कोस्ट में बिलीव करता है वे सब है, एक पैटर्न है, चल रही है सोसाइटी, चल रही है। अगर इसको कहो स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म को, भाई तू स्टडी कर रशियन रेवोल्यूशन जिसमें पूरी स्ट्रक्चर ही चेंज होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल सब स्ट्रक्चर ही चेंज होगी, ये नहीं स्टडी कर पाएगा, इसके पास कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। तो जिस स्टेटस को में बिलीव करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक बहुत बड़ा सोशल चेंज हो उसको जे नहीं जे कह देगा मेरे हाथ खड़े हो गए, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये वो नहीं स्टडी कर पाएगा। अब देखोगे अगर रशियन रेवोल्यूशन जो 1919 में हुई थी उसकी पॉलिटिकल पूरी स्ट्रक्चर चेंज होगी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो नहीं कर पाएगा ये। लैक ऑफ प्योरिटी, इट्स एप्लीकेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पर्सपेक्टिव एंड कल्चरल फैक्ट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स प्योरिटी। तो अदर पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस्ड है, तो मतलब एज ए कॉन्टेक्स्ट, एज ए फ्रेमवर्क, ऐसा नहीं है जो एक प्रॉपर प्योर फ्रेमवर्क है, कुछ आइडियाज ले लिए। तो लेकिन जैसे देखिए आप अगर मार्क्सियन फ्रेमवर्क है वो पूरा प्योर फ्रेमवर्क है, एक अलग धुन पे चल रहा है मार्क्सियन फ्रेमवर्क भी, कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन में कन्फ्लिक्ट आएगा, फिर रेवोल्यूशन आएगी, तो वो सब। Empirical focus, some study become overly focused on empirical data resulting in explanation that are nothing more than generalization। तो कुछ empirical data उठाएंगे और उसको कहेंगे हमने रिसर्च कर दी, बट वो कुछ नहीं होता, जनरलाइजेशन करके कर देते हैं। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है, तो समटाइम पूछ लेते हैं तो आपको हेल्प करेंगे।
तो अब हमें आई थिंक जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है एज ए आइडिया, एज ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं एम.एन. श्रीनिवास, माइजोर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। तो जो ये सोशियोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने कैसे इस फ्रेमवर्क को स्टडी किया। तो ये कुछ इनकी ब्रीफ बायोग्राफी है। आई थिंक यूपीएससी बायोग्राफी तो नहीं पूछेगा, तो लेकिन ये देखिए इनका बीजीएस गुरे के स्टूडेंट थे और एक ब्राह्मण फैमिली में हुए थे, बॉर्न हुए थे। ये मैं क्यों इस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में इसका बताऊंगा इसका क्या था। और इन्होंने एक ट्रेडिशन इनिशिएट की थी, बेसिक ऑन मैक्रो सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशन ऑन द माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इनसाइट्स। तो क्या था, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये दो वर्ड्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स, मैक्रो सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशन। तो ये क्या करते थे, स्पोक करो एम.एन. श्रीनिवास किसी एक छोटे से विलेज में, क्योंकि इन्होंने विलेज स्टडी का जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने जो आइडिया था उसको एक आइडिया को प्रमोट किया था अमंग द सोशियोलॉजिस्ट। उसके बाद आप देखोगे जब हम विलेज स्टडी में देखेंगे भी कितनी ज़्यादा विलेज स्टडी हुई। तो ये क्या करते थे, ये एक छोटी सोसाइटी में, कम्युनिटी में रहते थे, ठीक है ना, एक गांव में जाके रहने लगे। वहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे कि एक मैंने बताया था वहाँ पे एक विलेज स्टडी कर रहे थे इन द कुर्ग्स ऑफ माइजोर। तो उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था एक्चुअली भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं भी वो जो ब्राह्मण्स को आइडिया फॉलो कर रहे हैं ताकि उनकी कास्ट और आर्की में जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाए। तो तब उन्होंने आइडिया दिया था ब्राह्मणाइजेशन। लेकिन बाद में देखा भी जरूरी नहीं है जो कास्ट है, मतलब लोअर कास्ट है, वो ब्राह्मण्स को कॉपी करे, हो सकता है वो राजपूत को भी कॉपी करे, हो सकता है वो जो वैश्य कम्युनिटी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनके आइडियाज़ को, उनके जो हैबिट्स हैं उसको कॉपी करे। तो एक बनाने के लिए संस्कृताइजेशन टर्म दी। लेकिन क्या हुआ भी एक माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट थी, लेकिन उसके साथ इन्होंने क्या किया कि मैक्रो बड़ी सोशियोलॉजिकल जनरलाइजेशन दी, कंसेप्ट दिया भी कैसे जो कास्ट में सोशल मोबिलिटी कैसे हो रही है। क्योंकि जो अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट थे वो कह रहे थे सोशल मोबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। तो ये सोशल मोबिलिटी क्या है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। सोशल मोबिलिटी बेसिकली होता यही है भी अपना एक रैंक चेंज करना सोसाइटी में। जैसे मिडिल क्लास जब अपर क्लास में जाता है तो कहते हैं सोशल मोबिलिटी हुई, तो इन्होंने वो चीज़ दी। तो ये मतलब इनका है डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दिया तो पूरी कास्ट सिस्टम में डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट दे दिया। तो ये एक इनकी जो थ्योरी को बोला जाता है, और ये इनका एक सिग्निफिकेंस भी है और इसको आप क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हो। भैया छोटी सी सोसाइटी में इन्होंने स्टडी किया, एक ट्राइबल सोसाइटी, छोटी सोसाइटी थी, कुछ लोगों में स्टडी किया, एक गांव में स्टडी किया और पूरी सोसाइटी में लगा रहे हैं ये। तो ये एक इनका क्रिटिसिज्म भी था, वो भी है भी स्मॉल सोसाइटी में स्टडी करके बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग देनी। तो ये आप आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सब चीज़ें। तो इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए। तो मैंने आपको बताया था बाहर पढ़ने गए थे तो रेडिक्लिफ ब्राउन जी से बहुत ज़्यादा इन्होंने वो इन्फ्लुएंस हुए, तो बाद में इसको स्टडी करना शुरू किया। तो थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ये बायोग्राफी बेसिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़े से आपको फील आए क्योंकि, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको भी। हाँ जी भी सर, फील आए भी सर हॉलिस्टिकली पढ़ा रहे हैं। वैसे पढ़ा मैं हॉलिस्टिकली हूँ, लेकिन बायोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भी कहाँ पैदा हुए थे। मेन इम्पॉर्टेंट है आइडियाज़, क्या आइडियाज़ थे उनके। तो थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, Srinivas initiated the tradition of combining macrological sociological generalization with macro anthropological insight and giving a sociological perspective to anthropological investigation of small scale communities. तो जो मैंने पॉइंट आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। थक गया मैं थोड़ा सा
काफ़ी टाइम हो गए इतना बोले हुए। Srinivas conducted intensive field study of Kurks between 1942 40 to 42 and described the concept of functional unity through the interaction of different caste in ritual context. तो कुर्क्स को स्टडी किया तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में क्या था, तो वो सब चीज़ों को इन्होंने फंक्शनल यूनिटी के फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन किया। कास्ट और रिलीजन को स्टडी किया तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट बताए और डायनामिक्स बताई कास्ट सिस्टम की इन द रूरल सेटिंग्स। भी कास्ट सिस्टम डायनामिक कैसे है, क्योंकि अर्ली स्टैटिक मानते थे। तो कंसेप्चुअल टूल प्रपोज किए, डोमिनेंट का संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, तो इंटरकास्ट रिलेशन को करने के लिए। जो कंसेप्ट डोमिनेंट कास्ट का दिया था वो पावर रिलेशन को याद करने के लिए, अभी भी विलेज लेवल पे जो पावर रिलेशन कैसे काम करती हैं तो उसको आज भी हम यूज करते हैं। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे तमिल एंड तेलुगु सॉन्ग्स पे, तो ये सब चीज़ें। तो जैसे हम गुरे के देखे थे, भी गुरे के कुछ आइडियाज़ थे, जीएस गुरे के कुछ थीम्स पे उन्होंने बोला था अदर इन सोशोलॉजिकल, तो इन्होंने भी कुछ बोला है। तो अदर इन सोशोलॉजिकल स्टडीज, बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू, सोशल चेंज, विलेजेस इन इंडिया, कास्ट, सोशल मोबिलिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। तो सोशल मोबिलिटी में ही कंसेप्ट है संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, जो कि हम आगे देखेंगे, एक उसका अलग से लेक्चर है। तो अदर इन सोशोलॉजिकल स्टडी ये क्या चीज़ है, समटाइम पूछ लेते हैं भी, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बी द अदर्स इन सोशोलॉजिकल स्टडीज बाय एम.एन. श्रीनिवास। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो सोशोलॉजिस्ट थे, वो क्या कह रहे थे भी, सपोज करो मेरा एक कल्चर है, ठीक है ना जी, तो मैं एक कल्चरल सोसाइटी में रहता हूँ, एक सोसाइटी में रहता हूँ, सपोज करो आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मुझे पंजाब के बारे में सब पता है। अब मैं एक पंजाब का एक विलेज स्टडी करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है, तो ठीक है जी, ओके, पंजाब में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। तो ये एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि अपने कल्चरल उसको ना स्टडी करो, दूसरे को, क्योंकि ना आप क्या करते हो, फिर आप बायस्ड हो जाते हो, आप ना कुछ एस्पेक्ट को ओवरलुक कर देते हो, ध्यान नहीं देते। अगर आप दूसरे को करोगे किसी दूसरे जाके, तो आप अकेली अकेली चीज़ को समझोगे। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो एक्चुअली हमारा फाउंडेशन कोर्स हुआ था अभी, आपको पता है जैसे कि यूपीएससी की जो ट्रेनिंग होती है उसमें फाउंडेशन कोर्स होता है। फाउंडेशन कोर्स में क्या होता है, सभी सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं वो कंबाइंड ट्रेनिंग होती है। तो उसमें एक होती है विलेज विजिट। विलेज विजिट, तो विलेज विजिट में क्या होता है, तो आपको जो एक विलेज में 1 वीक के लिए रहना होता है और विलेज में आपको सब कुछ चीज़ें स्टडी करनी होती हैं भी, वहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं, वहाँ पे जो स्कूल्स में क्या है, हॉस्पिटल में कैसा है। तो मैं भी ऐसे ही एक मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में गया था, तो ट्राइबल विलेज था। तो एज ए आउटसाइडर तो मैं ना हर एक चीज़ को, एक अकेली अकेली चीज़ को पूछ रहा था सरपंच जी से भी, ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो मतलब कुछ भी चीज़ को ओवरलुक नहीं कर पा रहा था, करता था मैं। तो यही चीज़ है, मैं यही चीज़ सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते। तो एम.एन. श्रीनिवास ने कहा भी ठीक है, लेकिन आप अदर्स को ऐसा नहीं है, आप इंडियन कल्चर्स को भी एज ए सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर सकते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि जहाँ पे इंडिया में भी ऐसा नहीं है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट आप कहे मैं तो अब इंडियन सोसाइटी को स्टडी ही नहीं करूँगा, तो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं भी आप कर सकते हो स्टडी, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। चिल, टेंशन नहीं लेनी कोई भी, क्योंकि इंडिया की सबसे बढ़िया बात क्या है, डाइवर्सिटी बहुत है। तो मतलब इतनी डाइवर्सिटी है, आपको जैसे स्पोक करो, मैं आपको बताया जैसे एज ए पंजाब, कल पंजाब से मैं गया था, तो जो मध्य प्रदेश के, क्योंकि डाइवर्सिटी है वहाँ का, पंजाब का कल्चर और एमपी का कल्चर डिफरेंट है, तो मैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर पा रहा था। तो मीन्स आप इंडियन कल्चर को स्टडी करो, बिकॉज डाइवर्सिटी बहुत है, तो आपको कोई आपकी बायसनेस नहीं आएगी। तो ये उनका अदर इन सोशोलॉजिकल स्टडीज़ में आइडिया था। उसके बाद बुक व्यू, फील्ड व्यू,
तो बुक व्यू क्या है, वही बुक्स में क्या लिखा हुआ सेक्रेड बुक्स में। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं गांव में जाऊंगा, फील्ड में देखूंगा, ऑन द फील्ड में क्या हो रहा है, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फील्ड वर्क के बेसिस पे मैं सोसाइटी को स्टडी करूंगा। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बड़ी से जब मैं ये लेक्चर बना रहा था तो मेरे एग्जांपल आई, जैसे सपोज करो, अब आप सोचिए, जहाँ तो इंडिया का बुक व्यू क्या होगा, जब इंडिया इंडिया एज ए कंट्री का बुक व्यू अगर आप हम देखेंगे तो हमें वो कहाँ पे मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल बता रहा है भी इंडिया एज ए कंट्री क्या है, सॉवरिन, डेमोक्रेटिक, जी आई थिंक मैंने प्रियम्बल जो फोटो में था ये पुराने वाला वो कर लिया, क्योंकि इसमें अभी आपको पता होगा सोशलिस्ट एंड सेकुलर के कीवर्ड्स भी ऐड हो गए थे, जो कि आई थिंक 42nd अमेंडमेंट में थे। एक बार देख लीजिएगा आप, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने किए थे। तो ये मैंने आई थिंक वो पुरानी फोटो ले ली। तो इंडिया क्या है, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहाँ पे जस्टिस है सभी को, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, तो ये है। बट एक्चुअल में क्या है रियल इंडिया, वो आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। देखोगे अगर आप, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, इनक्वालिटी है, पावर्टी है। तो मतलब ये एक मेरे को आइडिया था, आई थॉट भी आपके साथ ये मैं शेयर करूं। भी बुक व्यू अगर हम इंडिया का पूरा देखेंगे और रियल इंडिया क्या है, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स है जिसका हमारी सोसाइटी की पैट्रियार्की की प्रॉब्लम है। तो जबकि आप वो देखोगे इक्वालिटी की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ भी आपकी जो आइडियाज़ हैं एज ए सोशोलॉजी के, वो लार्जर फ्रेमवर्क में आप लगा सको, और इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कंसोलिडेटेड होती है। तो मैंने यही बताया था, सोशल चेंज के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी में सोशल चेंज कैसे हुआ। तो उनके जो 3 आइडियाज थे, सांस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन। तो इस पे एक अलग से लेक्चर है, वो मैं उसमें मैं कवर करूँगा इसको डिटेल में। और उसके बाद इनका आइडिया था विलेजेस इन इंडिया। विलेजेस पे श्रीनिवास जी ने क्या बोला, जे के आइडिया के बारे पूछ लेते हैं। तो श्रीनिवास बिलीव दैट विलेज स्टडी आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एम्फेसाइज शिफ्टेड फ्रॉम ट्राइबल स्टडीज टू स्टडी ऑफ पीजेंट लाइफ स्टाइल, क्योंकि वो कहते हैं ना जंगलों में ट्राइब्स रहती हैं, जो अर्लियर एक पर्सपेक्टिव था, एक मतलब जो सोशोलॉजिस्ट थे भी, जो ट्राइब्स हैं ये जंगल में रहती हैं और जो किसान हैं वो गांव में रहते हैं। तो ये, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, वो डिफ्रेंशिएशन नहीं है आज के टाइम पे। तो emphasis shifted from tribal study to study peasant lifestyle, social movement and societal change. Srinivas made a significant contribution to realistic understanding of villages, busted myths surrounding Indian villages. तो इंडियन विलेजेस को एक्चुअली क्या बोलते थे, स्टैग्नेंट है, पैसिव है, कुछ चेंज नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की बात करते थे। ये जब मैं आइडिया ऑफ इंडियन विलेज की बात करूंगा उसमें डिटेल में मैंने सारी ये पीपीटीज बनाई हुई हैं। तो ये बोलते थे जो कॉलोनियल रूलर्स थे, उन्होंने एक्चुअली ये स्टार्ट की थी, ये देखोगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो विलेजेस क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता भी मुगल आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, विलेज वाले अपना एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। तो जो ये मिथ थी जो वर्स्ट की थी, अभी नहीं, ऐसा नहीं है, विलेज में भी कुछ चीज़ें हैं। और एक क्या कहते थे, हारमोनी की बात करते थे, विलेज में हारमोनी है जी, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ पे भी हायरार्की है, एगल्टेरियनिज्म नहीं है। तो उन्होंने जो रियलिटी थी वो उसको, और जो परसीव्ड रियलिटी जो हम मानते हैं विलेज के बारे में, और जो एक्चुअल रियलिटी क्या है, तो पॉलिसी मेकर्स के उनको वो हाईलाइट किए थे, गैप क्या है। Srinivas highlight the role of self-defense, collective fight and local governance in the matrix of village life. Pre-British period saw the combination of political and economic factors hindering the formation of horizontal ties beyond political boundaries. तो हॉरिजॉन्टल टाइज क्या होते हैं, जिसको विलेज है, तो विलेज के लोगों में हॉरिजॉन्टल टाइज
जो प्री ब्रिटिश पीरियड में ये नहीं बनती थी। एक वर्टिकल टाइज क्या होंगी, जैसे इसको करो विलेज वाले जो लोग हैं वो एक शहर के लोगों के साथ एक टाइज बना रहे हैं। हॉरिजॉन्टल टाइज क्या है, सेम क्लास में, तो सेम क्लास क्या होगी, रूरल क्लास, मतलब एज ए बैकग्राउंड। वर्टिकल टाइज क्या होगी, डिफरेंट, रूरल अर्बन। तो ये नहीं बनती थी, लेकिन आप देखो जब इलेक्शन आए, तो जब आफ्टर ब्रिटिश पीरियड तो लोकल गवर्नेंस की बात आई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, पीआरआईस। तो अब सब अब बनना है प्रधान जी जिनको, तो वो नहीं फिक्र करेगा भी अगर सपोज करो एक ब्राह्मण को प्रधान जी बनना है तो उसको तो सभी की वोट चाहिए होंगे, दलित की, सभी कास्ट के, तभी वो प्रधान जी बन पाएंगे, सरपंच जी बन पाएंगे। तो फिर वो कहते हैं भी कुछ चीज़ें इनको वो करनी पड़ी, जो हैबिट्स थी, फूड हैबिट्स, तो वो सब करनी पड़ी। फूड ग्रेन्स भी क्योर वो देते थे गुडविल के लिए। तो जो रिलेशन था वो कैसे चेंज हुआ। तो पॉलिटिकल पावर कैन ओनली obtain थ्रू नेगोशिएटिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। तो कैसे, मतलब जो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए ये सब चीज़ें नेगोशिएट किया जा रहा था। तो जो डिस्प्यूट्स थे उनको इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन से भी स्टडी करते थे। तो ये सब बेसिक आइडिया है, मतलब उन्होंने कैसे विलेज में क्या कुछ हो रहा है भी आज, कैसे विलेज में जो सोशल रियलिटी थी वो चेंज हो रही है, फिर पावर कैप्चर का भी उन्होंने एक आइडिया दिया। तो ये सब आइडियाज़ हैं। तो बाकी जो आइडियाज़ हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। सो थैंक यू क्लास। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।